नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक मुहिम चल रही है, एक आंदोलन चल रहा है। नाम है बायकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट, यानी कि चीनी सामग्रियों का, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। हमारी आज की ये कहानी भी इसी मूवमेंट को, इसी आंदोलन को समर्थन करती है। हालांकि मैं ये नहीं जानता कि हमारे इस प्रयास को कितना समर्थन मिलेगा, लेकिन देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों से मैं पीछे नहीं हट सकता। तो आइए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। 21 जून 1576। भारत के इतिहास में ये तारीख काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। राजस्थान के हल्दी घाटी में चल रहे युद्ध ने भयानकता की सारी सीमाएं लांघ दी थी। एक और मुग़लों के 80,000 जितने सैनिकों की फ़ौज के सामने मैदान जंग में उतरे महाराणा प्रताप के 22,000 जितने सिसोदिया राजपूतों ने मौत को गले लगा लिया था, तो दूसरी ओर जंग में घायल हुए महाराणा प्रताप को लेकर उनका घोड़ा चेतक रण मैदान छोड़ चुका था। राजपूतों के लिए महाराणा का जिंदा रहना, उनका जीवित रहना जितना ही ज़्यादा ज़रूरी था, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी था मुग़लों के लिए महाराणा प्रताप का शरणागत होना, उनका पकड़ा जाना। महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए मुग़लों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। मुग़ल सेनापति ने अपनी सेना को बहुत सारी टुकड़ियों में विभाजित किया था और उसको दशों दिशाओं में भेज दिया था, ताकि कहीं ना कहीं से राणा जी की कोई ना कोई खबर उनको मिल सके। इन्हीं टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का सरदार था हामिद खान। हामिद खान पिछले कई हफ्तों से राजस्थान के कोने कोने में भटकता फिर रहा था। कईयों को उसने धमकाया था, कईयों को उसने ललचाया था, लेकिन कहीं से भी राणा जी की कोई खबर उसको नहीं मिल रही थी। उसकी अब एक ही इच्छा थी कि राणा जी की खबर मिलते ही उनको पकड़कर वो अकबर के दिल्ली दरबार में उनको पेश कर सके, लेकिन राणा जी की कोई भनक उसको अब तक मिल नहीं पा रही थी। एक शाम को थका हारा हामिद खान अपने तंबू में आराम कर रहा था। तभी एक सैनिक ने दस्तक दी और कहा कि हुजूर, एक आदमी हाथ लगा है। वो कहता है कि वो महाराणा प्रताप के बारे में कुछ जानता है, लेकिन आपके अलावा वो किसी और से बात नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर हामिद खान उछल पड़ा, क्योंकि इतनी सारी नाकाम कोशिशों के बाद आज जाके उम्मीद की कोई किरण हाथ में लगी थी। उसने तुरंत उन दोनों को अपने पास बुलवाया। थोड़ी देर हुई कि एक युवक और एक युवती उस हामिद खान के सामने पेश किए गए। पहनावे से लग रहा था कि वो युवक और युवती मारवाड़ी थे, और हामिद खान और उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई। बातें कुछ इस तरह से थी कि वो युवक मारवाड़ी राजपूत था, उसका नाम रंजीत सिंह था। उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी को लेने के लिए वो उसके मायके गया हुआ था और वापस मारवाड़ अपने देश में जा रहा था। उसके पास खबर थी कि महाराणा प्रताप कहाँ पे है। वो रंजीत सिंह गरीब आदमी था, इसलिए अगर उसको थोड़े पैसे दिए जाएं तो वो ये बता सकता है कि महाराणा प्रताप कहाँ पे रहते हैं और हामिद खान उन तक पहुँच सकता है। पहले तो हामिद खान को रंजीत सिंह की बातों पर शक हो रहा था। उसने रंजीत सिंह से पूछा कि अगर तुम्हारी बताई गई जगह पर महाराणा प्रताप नहीं मिले तो? जवाब में रंजीत सिंह ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आपकी तलवार और मेरा सिर, आप मेरे सिर को कलम कर दीजिएगा। यह सुनकर हामिद खान ने सोचा कि हिंदुस्तान में जब तक ऐसे गद्दार हैं तब तक मुग़लों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी भी उसके मन में शंका थी, क्योंकि वो जानता था कि एक राजपूत कभी भी इतनी जल्दी गद्दारी नहीं कर सकता। उसने फिर से रंजीत सिंह को पूछा कि महाराणा प्रताप के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जवाब में रंजीत सिंह ने कहा कि इतने बड़े लोगों से हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो छोटे व्यक्ति हैं, गरीब आदमी हैं। हमारी तो पैदाइश ही इसलिए होती है ताकि हम मजदूरी कर सके, और हम तो जीते ही हैं मरने के लिए। ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है कि एक राजपूत राजा हो या कोई मुग़ल बादशाह हो? हमारी किस्मत में तो मजदूरी ही लिखी है। लेकिन आज किस्मत ने हमें मौका दिया है कुछ पैसे कमाने का। अगर आप सहायता करें तो हमारी ज़िंदगी बन सकती है। ये बात सुनकर हामिद खान को थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था। उसने अपने लोगों को बुलवाया और रंजीत सिंह के बारे में कुछ बातें की। रंजीत सिंह बहुत बड़ी रकम मांग रहा था।
उसको बहुत धमकाया गया, डराया भी गया, लेकिन रंजीत सिंह मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार हामिद खान को रंजीत सिंह के सामने झुकना ही पड़ा। उसने उसको पैसे गिनवा दिए। अब इंतज़ार था तो अगली सुबह का कि कब वो महाराणा प्रताप की ओर अपनी कूच करता। दूसरे दिन सुबह हुई। हामिद खान अपने 400 घुड़सवारों को लेकर उस रास्ते पर चल दिया जो रास्ता उनको रंजीत सिंह ने बताया था। उसको पता था कि सफ़र मुश्किल होने वाला है, लेकिन कितना मुश्किल होने वाला है उसका अंदाज़ा खुद हामिद खान को भी नहीं था। सफ़र आगे बढ़ता गया और उनको राजस्थान के उस रेगिस्तान का अनुभव होना शुरू हो गया, क्योंकि उस रेगिस्तान में इतनी धूप थी कि एक एक करके सभी सैनिक बीमार होने लगे। घोड़ों ने जवाब देना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी ओर रंजीत सिंह और उसकी पत्नी अपने ऊँट पर आराम से सवारी किए जा रहे थे। हामिद खान बार बार रंजीत सिंह से पूछता कि अब कितनी देर है, अब कितना दूर है, अभी और कितना दूर है। जवाब में रंजीत सिंह हमेशा यही कहते कि बस अब थोड़ी ही देर में हमारी मंजिल आ जाएगी। लेकिन रंजीत सिंह किस मंजिल की बात कर रहे थे उसके बारे में हामिद खान को भनक तक नहीं थी। थोड़ी देर तक वो काफिला ऐसे ही चलता रहा। अब दिन ढलने को था, लेकिन अभी भी ना तो कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई बस्ती दिखाई दे रही थी। चारों ओर जहाँ भी देखो सिर्फ और रेत ही रेत थी। अब हामिद खान का सब्र सभी सीमाएं पार कर चुका था। वो रंजीत सिंह को पूछने ही जा रहा था कि तभी हवाएं तेज़ होने लगी। सभी जानवर बेकाबू होने लगे, यहाँ वहाँ भागने लगे। रंजीत सिंह ने सामने देखा तो एक बहुत ही बड़ी आंधी उन्हीं के सामने चली आ रही थी। रंजीत सिंह जोर से चिल्लाए और हामिद खान से कहा कि हामिद खान, ज़रा सामने देखो। जिस मंजिल का हम इंतज़ार कर रहे थे वो मंजिल अब हमारे पास आ रही है। ये रेगिस्तान की वो आंधी है जिससे आज तक ना कोई बचा है, ना कभी कोई बच पाएगा। अब तुम्हें जिनको याद करना हो उनको याद कर लो। महाराणा प्रताप के बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर जानता होता तो फिर भी तुम्हें नहीं बताता। मैं एक सच्चा राजपूत हूँ, ये तुम भूल कैसे गए? अब मरो। इससे पहले कि रंजीत सिंह अपनी बात पूरी करते, आंधी ने पूरी फौज को घेर लिया। फौज में अफरा तफरी मच गई। हामिद खान के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही थी। उसने रंजीत सिंह को पुकारते हुए ज़ोर से कहा, गद्दार। लेकिन इस बार उस गद्दार शब्द की परिभाषा कुछ अलग थी, उसका अर्थ कुछ अलग था। थोड़ी देर मौत का भीषण तांडव चला और कुछ ही पलों में वो शम गया। लेकिन अब जो रेगिस्तान में शांति में जो बचा था वो थे मरे हुए मुग़ल सैनिक, उसके साथ मरा हुआ हामिद खान और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हुए रंजीत सिंह और उनकी पत्नी। मैं जानता हूं कि आप मुझसे पूछेंगे कि इस कहानी का और बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट का क्या कनेक्शन है। तो सुनिए, जिस तरह से रंजीत सिंह और उनकी पत्नी इतिहास के ऐसे किरदार है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। वो उस जंग के वो प्यादे हैं जिनको महाराणा ने कभी भी नहीं कहा था कि आप लड़िए और आप देश के लिए मरिए। फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए महाराणा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। आज अगर देखा जाए तो मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं। आज लद्दाख में हमारी सेना चीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में क्या चीन को हराना, चीन को खदेड़ना सिर्फ हमारे सैनिकों की ही भूमिका है? जी नहीं, एक नागरिक के तौर पर हमारी भी कुछ भूमिकाएं हैं हमारे देश के प्रति। ऐसे में लद्दाख में स्थित एक शिक्षणविद सोनम वांगचुक ने जो हमें कहा है कि सेना बुलेट से जवाब तो देगी ही, लेकिन हमें भी जवाब देना है हमारे वॉलेट से। ज़रा सोचिए, एक इमेज मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। इस इमेज में वैसे तो साफ साफ समझ में आता है कि हमारे आज की जनरेशन, हम आज चीनी सामान खरीदते हैं, वो पैसे चीन में जाते हैं, उन्हीं से टेररिज्म को चीन बढ़ावा देता है और वही टेररिस्ट हमारे सैनिकों को मारते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम भी कहीं ना कहीं अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप जितना हो सके उतना इस कहानी को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में
हमारा साथ दे सके। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले ट्यूसडे ट्विस्ट में, अगले एपिसोड में, अगले मंगलवार को। जय हिंद।